नमस्कार। पंकज की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दुलारी का घर। सोफे के एक कोने में दुबकी दुलारी देवी किसी बलि पर जाने वाली बकरी से कम नहीं लग रही थी। उस पर ये कोरी सफ़ेद साड़ी, कंघी किए बाल और सामने खड़ी पहिए वाली काली अटैची उसे रह रह कर इस मनहूस दिन के आने का एहसास दिला रही थी। विदा लेती बेटी की तरह दुलारी घर के हर एक कोने को निहार रही थी। सोफे पर लगी चाय की दाग से लेकर दीवार से झांकती ईंट सबको वो अपनी इन चार आँखों में कैद कर रही थी। माँ, अरे तुम यहाँ बैठी हो? लो आ धमके दुलारी देवी के बड़े सुपुत्र प्रहलाद हाथों में एक और काले बैग उठाए, जिससे वो उस काली अटैची के बगल में बिठा देते हैं और खुद सोफे के हेड सीट पर विराजमान हो जाते हैं। वैसे तो दुलारी देवी के दो पुत्र हैं, प्रहलाद कुमार और श्रवण कुमार, और उनकी एक एक पत्नी नीतू और जया। इन दोनों से चार पोते पोतियां भी हैं। एक बड़ा ही छोटा सा सुखी परिवार है, लेकिन ये सुख दुलारी को पिछले साल तक ही नसीब थी, जब तक साहिब उनके पति की सांसें चल रही थी। पिछले साल उनके साथ दुलारी की खुशियाँ भी बोरिया बिस्तरा लेकर चल दी। अब तो बहुओं के ताने और छोटे घर के बहाने में ही दुलारी अपना दिन बचा खुचा काट रही थी। वैसे 5 कमरों वाला पुश्तैदी घर तो है, लेकिन दुलारी के लिए एक भी कमरा नहीं बचा। दुलारी ने कहा, भी कोई नहीं, हम बरामदे में गुजारा कर लेंगे। लेकिन सुपुत्रों और उनकी बहुएं ने एक ना सुनी। कहा, अम्मा जी, हम घर में और आप बरामदे में, ये हमें कतई भी स्वीकार नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे कि 2 पुत्र और बहुएं के होते आपकी ऐसी दशा। बिल्कुल नहीं, हमारी जग हंसाई होगी। सो अलग इसलिए हमने सोचा है कि पास में ही एक वृद्धा आश्रम है, हम आपको वहाँ ले जाएंगे। वहाँ आपके उम्र की और अम्माएँ मिल जाएगी, तो आपका मन भी लग जाएगा। अब तो फरमान जारी हो चला था, तो वापसी कैसे? दुलारी ने भी जैसा तुम ठीक समझो और सर हिला दिया। और आज वो विदाई का दिन आ चुका था। चश्मे के भीतर दबी नम आँखों को वो साड़ी के एक सिरे से पोंछती है। अब तक दूसरे सुपुत्र श्रवण, पत्नी जया और भाभी नीतू भी अपना स्थान पकड़ चुके थे। नीतू प्रहलाद के पीछे और जया श्रवण के पीछे खड़ी थी। माँ, तुझे और कुछ चाहिए तो बोल, मैं अभी ला देता हूँ। चेकलिस्ट देखते हुए श्रवण ने पूछा। हाँ हाँ, छुट्टियों पर भेज रहा है जो चेकलिस्ट देख रहा है। दुलारी मन ही मन बोलती है, नहीं नहीं बेटा, तुमने तो बहुत दे दिया मुझ बुढ़िया को, और क्या चाहिए? दुलारी अपनी हिलती हुई मीठी आवाज़ में जवाब देती है। अरे माँ, ऐसे क्यों कहती है? तेरी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। अब प्रहलाद कुमार भी अपनी उच्च विचार वाली वाणी लिए उतर गए। हाँ हाँ, घर से निकाल रहे हो और इच्छा पूछ रहे हो, बड़ा आया तुम्हारा कर्तव्य। दुलारी मन में खिसियाती है। वो अपने होठों को ऊपर उठाकर एक स्माइल देने की कोशिश करती है। नीतू प्रहलाद को कोहनी से इशारा करती है, जिस पे वो मुस्कुराता है। अरे माँ, नीतू तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती है। हाँ हाँ माँ, बोलना, भाभी ही नहीं बल्कि मैं, जया, भैया सब तेरी वो इच्छा पूरी करना चाहते हैं। श्रवण भी जोर डालने की भीड़ में उतर जाता है।
फांसी पे जो चढ़ा रहे हो सो आखिरी इच्छा तो पूछोगे ही ना। दुलारी बोलने ही वाली होती है कि कस के होठों को दबा लेती है। रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बेअंग की मुस्कान लिए वो दौड़ती घड़ी की ओर नज़र टिकाती है और समय हो गया है, मैं चलती हूँ कहकर वो अपनी बची कुची आत्मा को समेट कर उठ जाती है और उस इंतज़ार करती अटैची के पास जाने लगती है। ठहर माँ, हमसे ना हो पाएगा का क्या मतलब? प्रहलाद पूछता है। वही जो तूने समझा। वो अटैची को उठाने लगती है। तभी नीतू पति का साथ देते हुए बात को आगे खींचती है। इनसे ना हो पाएगा तो किससे हो पाएगा अम्मा जी? अब तो आप बोल ही दीजिए। हाँ अम्मा जी बोलिए। जया भी बोलना शुरू कर देती है। पत्नी का साथ देते हुए श्रवण और प्रहलाद भी जोर डालने लगते हैं। अब फिर शुरू हो गई इनकी मचमच। भूखे भेड़िए की तरह अर्ध जीवित शिकार पर बरस पड़े। दुलारी से अब सहा नहीं गया। एक तो मनमानी और ऊपर से तानाशाही। वो अटैची को धक्का देती है। धम के साथ वो ज़मीन पर परस जाती है। इसकी धम से मच्छी बाजार बना घर अब अस्पताल की तरह शांत हो जाता है। मेरी इच्छा जाननी है तो सुनो। दुलारी सबकी ओर देखकर चिल्लाती है, मुझे मेरे 40 साल वापस कर दो। वो सुपुत्रों की ओर आंखें फाड़ कर बोलती है। 40 साल? नीतू के हाँ 40 साल, मेरे 40 साल जो मैंने इस घर को दिए हैं। क्या तुम में से कोई इसे वापस कर सकता है? वो आगे बोलती है, नहीं ना। अरे तुम में से कोई दे नहीं सकता, क्योंकि तुम तो वो अभागे हो जिसके पास अपनी माँ को देने के लिए एक कोना भी नहीं है। ये कहते हुए वो अटैची को उठाकर खड़ा करती है। माँ, श्रवण बोलता है, लेकिन दुलारी की आँखों की आग देखकर फिर मुख पुतला बन जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस घर को दिए। ब्याह तो मैंने साहिब से किया था, लेकिन समर्पण मैंने इस घर को दिया। तो मैं साहिब की अर्धांगिनी, पर मैं इस घर की गृह स्वाभिमानी ज़्यादा थी। इस ईंट से बनी इमारत को मैंने घर के धागों से बांधा। हाँ, भले ही कीमत ईंटों की होती है, लेकिन उससे संजोए रखने वालों की मेहनत कोई कम कीमती नहीं होती। और तुम वो अब सोफे के उसी कोने में वापस बैठ जाती है। मुंह को पल्लू से छिपाकर वो अपनी बहती दशा को इन बेदर्दों को नहीं दिखाना चाहती। और तुम लोग मुझे मेरी आत्मा से अलग कर मेरी इच्छा पूछते हो। दुलारी देवी खुद को सिकुड़ कर बैठ जाती है। 6 महीने बीत चुके हैं उस मनहूस दिन के। दुलारी देवी के घर के मेन गेट पर कुमार निवास ही विराजमान है। घर के अंदर कदम रखते ही सोफे से भेंट हुई। वही सोफ़ा जिस पे दुलारी जाने से पहले बैठी हुई थी। दीवार में से एक एक ईंट झांक रही थी। ईंटों के अलावा कुछ भी बदला दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रसोई से नीतू की आवाज़ दौड़ती है, अम्मा जी, चाय के साथ कौन सी बिस्कुट लाऊं, मीठी या नमकीन? अरे नमकीन लाना। ये कहते हुए साड़ी बांधते हुए दुलारी देवी बरामदे से पधारती है और सोफे के हेड सीट पे किसी सेठानी की तरह विराजती है। शायद बहुत कुछ बदल चुका था। अब कुमार निवास दुलारी का घर हो चला था। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसे लगी शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।